नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और काल के प्रभाव में हम कई सारे ग्रंथों की रचना देखते हैं और जब वे रचनाएं विभिन्न भावों के आसपास कुछ बताने का प्रयास करती हैं तो इतना विविध साहित्य हमें प्राप्त होता है कि हम अगर एक सूत्र को पकड़ के भी लिखते रहें तो शायद फेसबुक के, व्हाट्सएप के या किताबों के पन्ने भर जाएं। लेकिन दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट श्री यूके झा की मेंटरशिप में है, अब उन्हें हम डॉक्टर यूके झा बोलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा उनका कहना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट प्रिंसिपल, जो प्रथम सिद्धांत है, अगर हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो विभिन्न अवधारणाओं में या जो भी ऋषियों ने या ग्रंथकारों ने या टीकाकारों ने जो भी ज्ञान दिया है, सूत्रबद्ध किया है, उनमें अगर हम उन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं कि जिनसे हम किसी भी भाव, उससे जुड़ी घटनाओं का, स्थितियों का हम एक दायरा समझ सकते हैं। जब ये दायरा हमें समझ में आता है तो शायद फिर हम आगे बढ़ करके उन ऋषि ज्ञान को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि उन्होंने सूत्र का निर्माण किस स्थिति के लिए किया है। तो दोस्तों, आज का विषय है विवाह, यानी सप्तम भाव। और हमारे साथ एक ऐसे ज्योतिष शास्त्र को अपना करके योद्धा की भांति, यानी शास्त्र को पालन करके और उसी जिद से सीखने का प्रयास करने वाले दीपेश भाई पटेल जुड़े हैं। दोस्तों, मैं कोई बड़ा डिक्लेरेशन तो नहीं करता हूं, लेकिन ये एक उत्तम विद्यार्थी हैं, इसलिए उत्तम शिक्षक भी हैं और ज्ञान को प्राप्त करने की इनकी भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है, सतत है। तो दोस्तों, हम उनसे आज चर्चा करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सप्तम भाव और उससे अगर हम विवाह देखते हैं तो किन आयामों का हमें अध्ययन करना होता है, हम पहले उन्हें समझेंगे और फिर आने वाले अंकों में इसके हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दीपेश भाई, इस चर्चा में आपका स्वागत है और आपसे इस पर आपकी दृष्टि क्या है, यह समझाने का आपसे आग्रह है। दीपेश भाई। जी अनुपम जी, बहुत ही सरल, पर दुनिया में आजकल जिसको कठिन बनाया गया है वैसा ही एक विषय आपने चुना है। सरल इसलिए कहता हूं कि अगर इसकी बेसिक समझ को लेकर के आगे बढ़े तो वो बहुत ही सरल है, पर इसको अगर कंफ्यूजन को लेकर के इसमें सूत्रों को अगर मिस इंटरप्रिट करके आगे बढ़ा जाए और बहुत सारी चीजें को एक साथ इकट्ठा करके उसके सही मायने ना समझ के चला जाए तो ये बहुत ही कठिन है। अब किसी भी भाव का फल, जैसे आपने अभी सब्जेक्ट चुना है लग्न जीवन, तो लग्न जीवन नहीं, ओवरऑल किसी भी भाव के फल को एक ही लाइन में शास्त्र में इंगित किया गया है। क्या है वो? ग्रह जो ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? जिस किसी भी राशि में वो होता है, उस राशि की ऊर्जा को, उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस राशि के स्वभाव को, और अपने कारकत्व और अपने स्वभाव में जो भी परिवर्तन ला करके, परिवर्तन ना कहते हुए उस स्वभाव को स्वीकार कर जिस भाव पे से वो जुड़ता है, उस भाव के फल पर क्या असर वो डालेगा, उसका अभ्यास, वो हम भावफल सिद्धांत के नाम से या भावफल या फल कथन जिसको बोलते हैं। जो आगे की हमने चर्चाओं में देखा है कि किसी भी भाव के फल को अगर समझना है तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला क्या देखना चाहिए, तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। नंबर 1, उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। नंबर 2, उस भाव पे
किन ग्रहों की दृष्टि है। नंबर 3, भाव से दूसरे और 12वें घर में, जिसको हम शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी मानते हैं, तो वो कौन से ग्रह बैठे हैं। भाव से 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और भाव से 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इतनी चीजों को एक साथ अगर 1 बाय 1 देखा जाए, तो हम भाव की एक बेसिक चीज को समझ पाएंगे कि इस भाव पे ग्रहों का क्या असर है। नंबर 1। उसके बाद उसी भाव के राशि स्वामी यानी भावेश को देखना पड़ेगा। तो भावेश को देखने के लिए कुछ ऐसे ही नियम है, क्रम बनाए गए हैं, जो देखो आगे मैंने जो बताया उसमें कुछ ऐड भी किया जा सकता है। बहुत सारे शास्त्रों में भाव से केंद्र में पड़े ग्रह, भाव से त्रिकोण में पड़े ग्रह, तो कहीं पे भी भाव के से किसी कोई भी ग्रह बैठा है वो उसको इम्पैक्ट देगा। बट शुरुआती और बेसिक समझ को लेकर के इतना तो देखना अति आवश्यक बन जाता है। तो इतना समझने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। भावेश को अगर देखना है, तो भावेश जिस भाव का परिणाम हम देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस भाव से कौन से घर में है, कौन से भाव में है, लग्न कुंडली के कौन से भाव में, ये सबसे पहला देखना चाहिए। नंबर 2, राशि। ऑफ कोर्स भावेश अपनी किस राशि में जाता है। नंबर 3, भावेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है। आगे जो बताया कि भावेश पे कौन से ग्रहों की दृष्टि है, या भावेश पे और कौन से ग्रहों का प्रभाव है किसी भी प्रकार से। सेम भावेश से दूसरे 12वें घर में, भावेश से 10वें भाव में, भावेश से 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। और सबसे बड़ी बात, भावेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी कहां पर है, इसको भी देखना अति आवश्यक हो जाए। तो भाव का एक 1 बाय 1 हमने देख लिया, भावेश का भी देखेंगे। सेम वे में हम कारक को भी देखेंगे। कैसे? कारक अपने कारक भाव से किस भाव में बैठा है, कारक कौन सी राशि में बैठा है। वापस अगेन कारक से दूसरे और 12वें घर में, कारक से 10वें घर में, और कारक से 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इतनी बेसिक परिस्थितियों को जब देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस भाव, इस भावेश व इस कारक पर कितने शुभ प्रभाव है और कितने दुष्प्रभाव है। तो और इन ग्रहों के स्वभाव और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स बस उस भाव का परिणाम, उस भाव के फल को हम समझ पाएंगे कि ये भाव का फल इस जातक की इस जिंदगी में कैसा मिलने वाला है। तो ये बेसिक पद्धति सर हमें तीनों परिबलों को, भाव, भावेश और कारक को देखना पड़ेगा। तो अब जो महत्वपूर्ण, जी या सॉरी बोलिए। नहीं, आप करिए, सुन रहा मैं आपको जी। महत्वपूर्ण जो दूसरी बात है, जो ओवरऑल अमूमन इसको ज्योतिष खुद ना समझता है ना या भूल जाता है, कि अगर मैंने किसी जातक की किसी प्रश्न का, जिज्ञासा का उत्तर देना है, समाधान करना है किसी समस्या का, तो किसी भी भाव के अगर फल को मुझे देखना है, तो अल्टीमेटली मेरा जवाब कैसे आना चाहिए। तो वो ज्योतिष को एक अपना सिस्टम बना देना पड़ेगा, जो सिस्टम ऑलरेडी शास्त्र में दिया गया है, बट शायद हम वो सिंक्रोनाइज करके हम इसको कलेक्टिवली देख नहीं पाते। तो जैसे मैंने आगे बताया 3 परिबलों को इवेल्युएट करने के मापदंड कैसे करना चाहिए, उसके बाद क्या मिलेगा हमें। कुछ भाव के ऊपर शुभत्व मिलेगा, कुछ अशुभत्व मिलेगा। भावेश के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ नेगेटिविटी मिलेगी, और कारक के ऊपर भी कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी और कुछ नेगेटिविटी मिलेगी। तो वो भाव फल के सिद्धांतों से हमें पता चलता है कि भाव से किस स्थितियों में शुभत्व मिलता है, भाव पर किस परिस्थितियों से अशुभत्व मिलता है।
तो इस प्रकार भाव, भावेश और कारक तीनों का मिला करके मेजॉरिटी परिणाम क्या हमें मिल रहा है, वो एक ज्योतिष को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाव, भावेश और कारक तीनों महत्तम, मैक्सिमम, मेजॉरिटी पॉजिटिविटी की तरफ या शुभत्व की तरफ जा रहे हैं, महत्तम नेगेटिविटी या अशुभत्व की तरफ जा रहे हैं, या शुभ और अशुभ के मिश्रण की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब जब तो ये आपने चर्चा का एक बड़ा विस्तृत आयाम खुला, जिसमें हम चाहेंगे कि श्रृंखला हम लगातार करते रहें। तो मित्रों, इस प्रथम एपिसोड में जो हम विवाह के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर एक सीरीज हम जो शुरू कर रहे हैं, तो इसमें दीपेश भाई ने जैसा आपको बताया कि ग्रह जो ग्रहण करता है राशि की प्रकृति और उस भाव के कारकत्व के हिसाब से वो एक अपने रोल प्ले पे आता है। लेकिन जो भाव निरूपण की आपने बात की है, शायद वही सबसे अनिवार्य है, क्योंकि भाव, भावेश और कारक की स्थितियों को हम, क्योंकि उन्हें डिलीवर करना है कुछ ना कुछ, क्योंकि जब हम टाइमिंग इवेंट करेंगे, दशाओं इत्यादि से हम जब देखेंगे, तो शायद इन्हीं ग्रहों के संबंधों पे ही हम चर्चा कर रहे होंगे, इनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस पे हम चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन भाव निश्चित ही तौर पे उस रिजल्ट को देने की शक्ति को समाहित करता है कि भूमि उपजाऊ है कि बंजर है। हो सकता है कि हम लग्न सप्तम या फिर सूर्य चंद्र से सप्तम या कारक से या भावेश से सप्तम देख के एक हाई कन्विक्शन लाते हैं, लेकिन सूत्र का आधार जो आपने बताया है, कन्विक्शन और फिगरिंग, यानी लखनवी अंदाज में पहले आपकी बात नहीं, सर्वप्रथम किस चीज को लेके हम आगे बढ़े, उसके बाद किन मुद्दों को, किन पॉइंट्स को लेके हम आगे बढ़े, उसी से हम किसी एक निर्णय की ओर, एक समझ की ओर बढ़ पाते हैं। तो दीपेश भाई, जो आपने भाव निरूपण की बात की, इसी भाव निरूपण को हम सप्तम भाव और विवाह के संबंध में कुछ आयामों पे आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगले एपिसोड में। आप हमसे जुड़े रहें। अगले एपिसोड में मित्रों हम इसी विषय को और आगे विस्तार से बढ़ाएंगे, और जिसमें सप्तम भाव के विभिन्न आयामों को जो विवाह संबंधित है उस पर आपसे चर्चा करेंगे। दीपेश भाई, आप हमसे जुड़े रहें। जी, नमस्ते।